ओके, सो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने जितने भी फिलोसोफर्स हुए, 3 फिलोसोफर्स हुए थे, एक रूसो, जॉन लॉक एंड द थर्ड वाज मोंटेस्क्यू। इन तीनों का जो कंट्रीब्यूशन है ना, इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यह हमने देखा था। इन दिस लेक्चर हम देखेंगे कि रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक कैसे हो रहा है। आउटब्रेक मतलब एक कैसे उभरती है और एक किक पॉइंट ऐसे मिलता है पूरे रिवॉल्यूशन को कि इसी के वजह से, इसी को कहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन ना। जो आज का पॉइंट है, द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या है? द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। सबसे पहले हमने ये भी देखा था कि लुईस 16 क्या करता है, असेंबली की एक मीटिंग बुलाता है ना, स्टेट जनरल की। और स्टेट जनरल की मीटिंग जो बुलाता है, क्यों बुलाता है? ही हैव टू पे इंक्रीज द टैक्स। फॉर इंक्रीज द टैक्स क्या करता है? मीटिंग किसकी? स्टेट जनरल की। स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता है और बोलता है कि हम टैक्स बढ़ाएंगे, है ना। ये भी हमने देखा था। अभी देखो, द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव। कितने? 300 लोग। किसने किसने? फर्स्ट और सेकंड स्टेट ने 300 लोग भेजे थे। और अकेले 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 थर्ड स्टेट के कितने लोग थे? 600 मेंबर्स, है ना। अभी फर्स्ट एंड सेकंड के कितने थे स्टेट के? 300 मेंबर्स। और थर्ड स्टेट के थे 600 मेंबर्स। पर तभी भी इनकी क्या होती है? मेजॉरिटी होती है। ये जीतते तो बोलते हैं कि हम टैक्स नहीं पे करेंगे, इनको ही टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी और एक होता है, हमने ये भी देखा था कि सर ये कैसे खड़े, यहाँ पे राजा बैठा हुआ है, यहाँ पे इधर फेस करके फर्स्ट स्टेट, इधर फेस करके सेकंड स्टेट बैठे हुए, पर नीचे जो है ये सबसे पीछे थर्ड स्टेट को खड़ा कर दिया जाता है। इसी के वजह से इनको लगता है बुरा और इनको लगता है कि हमारा कोई वैल्यू नहीं है ना। राजा के दरबार में हमारी अगर कुछ वैल्यू नहीं है, हमारा कोई सुन ही नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, है ना। तो एकदम थान फून करके चले जाते हैं बाहर और बोलते हैं कि हम खुद का क्या करेंगे, क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, है ना। सो द थर्ड स्टेट वर रिप्रेजेंट बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर ओनली व्हाइल पीजेंट्स, आर्टिजन्स एंड वीमेन वेर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। अभी और एक था कि इनको गुस्सा भी आया था, क्यों? बिकॉज थर्ड स्टेट में जितने भी लोग हैं उसमें जो सीखे, है ना, जो ज़्यादा सीखे हुए लोग बोलते हैं, एजुकेटेड लोग हो जाते हैं, जिनके पास पैसा बहुत है, ये आने वाले थे। पर जो विमेंस थी, विमेंस को एंट्री नहीं मिली थी, गरीब किसान को एंट्री नहीं मिली थी। अरे भैया, प्रॉब्लम्स कभी अमीर को आते नहीं है, प्रॉब्लम गरीब को आते हैं, तो गरीब की सुननी चाहिए, है ना। ऐसे कहा जाता है कि जिस देश का राजा, मतलब गवर्नमेंट, जिस देश की गवर्नमेंट पुअर टू पुअर, है ना, नहीं तो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर की सुनता है, वो उस देश की इकोनॉमी ग्रो करती है, उस देश की सोसाइटी ग्रो करती है। बिकॉज सोचा जाता है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के भलाई के लिए। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, स्टेट को भी समझ में नहीं, स्टेट जनरल को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ईच स्टेट हैड वन वोट एंड द सेम पार्टिसिपेंट टू द कंडक्टेड दिस टाइम। अभी समझो, इसका फर्स्ट स्टेट का एक वोट पहले ऐसे था, सेकंड स्टेट का एक वोट और थर्ड स्टेट का एक वोट, ठीक है। अभी इनके कितने भी लोग, 1000 भी लोग आ गए, इनके 2 भी लोग आ गए, तभी भी वोट की वैल्यू कितनी है? सेम ही है। तो अगर एक और एक, इनके 2 वोट हो जाएंगे और इनका एक ही वोट हो जाएगा, भले ही ये लोग ज़्यादा हैं, इसलिए भी इनको गुस्सा आता है कि भाई हमारे वोट की वैल्यू क्या करो, जितने मेंबर्स है हर एक मेंबर को एक वोट दो और उस वोट की वैल्यू 1 करो। मतलब हर एक मेंबर के वोट की वैल्यू 1 होनी चाहिए। यहाँ पे पूरे एक स्टेट की वैल्यू है 1, ये प्रॉब्लम हुआ।
ठीक है। और ये राजा को ये बोलते हैं कि भैया ऐसा करो, राजा बोलता है कि हम नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। आफ्टर रिजेक्शन ऑफ दिस प्रपोजल बाय द किंग, मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट द असेंबली इन द प्रोटेस्ट। क्या करते हैं, असेंबली के बाहर जाते हैं और बोलते हैं कि हमें नहीं रहना है तुम्हारे घर में, हमें नहीं सुनना है, तुम्हारा जो करना है कर लो, हम अभी खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ऑन द 20th ऑफ जून, है ना, 20 जून को, 20 जून क्या करते हैं ये लोग, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट असेंबल इन द हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइलेस वेयर दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ अ नेशनल असेंबली। ये लोग क्या करते हैं, खुद को, कौन, थर्ड स्टेट क्या करता है, 20th ऑफ जून को अपना खुद का एक नेशनल असेंबली खुद को घोषित करते हैं और ये बोलते हैं कि हम खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे फ्रांस के लिए, एंड, है ना। और कुछ एक मिराबाऊ नाम का एक नोबेलिस्ट होता है, मिराबाऊ अ नोबेल एंड द अबेसिस अ प्रीस्ट लेड द थर्ड स्टेट। ये 2-3 नाम है, याद रख लेना। ये थर्ड स्टेट को लेड करता है कि भैया ऐसी होनी चाहिए। मैं आपको कुछ फोटो शेयर कर दूंगा नोट्स में। हमारे नोट्स अगर आप ऑनलाइन के बच्चे भी सुन लो और आप भी, आपको भी उसी टाइम पे आ जाएगा। हमारे नोट्स जितने भी पीडीएफ है, पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे, ठीक है। प्लीज़ पिन मी, नहीं तो कमेंट करो नीचे। उसके पहले थोड़ा सब्सक्राइब करो यार, है ना। यूट्यूब पे हम भी नए हैं, सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, है ना, इफ़ पॉसिबल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बिंदास करो, नहीं लगा तो वैसे बताओ हमें कि आपका वीडियो सर ये गलत हो रहा है, वैसे गलत हो रहा है ना। गलत क्या ही होगा चलो ठीक है, जस्ट ओके। While the National Assembly was busy in Versailles drafting a constitution, the rest of France was in a trouble. अभी देखो पैरेलल चल रहा है सब कुछ, पैरेलल। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि एक ही टाइम पे पूरी फ्रांस की कम्युनिटी प्रॉब्लम में, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन वॉज देयर, बिकॉज ऑफ प्राइस बहुत बढ़ गई थी, सबकी फूड क्राइसिस आ गए थे, हंगर आ गई थी, भूखमरी आ गई थी, लोगों के खाने के पीने के वांदे हो गए थे। और एट द सेम टाइम थर्ड स्टेट के ये जो स्टेट जनरल्स हैं, ये अभी बोल रहे हैं कि हम खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे। अभी देखो इतने बड़े प्रॉब्लम, और ये बोल रहे हैं कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट करेंगे। ये सब प्रॉब्लम्स, राजा आ गया, फंस गया राजा। सर्वर विंटर डिस्ट्रॉयड द फूड क्रॉप्स, विंटर आता है और विंटर की वजह से फूड क्रॉप भी डिस्टर्ब होता है, विच रिजल्टेड इन द इंक्रीज इन द प्राइजेस, इन्फ्लेशन। द पेकर्स ऑल्सो hoarded the supplies of breads of making greater profit। अभी समझो डिमांड ही बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो नॉर्मल है यार कि जो फूड है ना दुकानदार होंगे वो क्या करेंगे, फूड के प्राइजेस बढ़ाएंगे। जब फूड की प्राइसेस बढ़ती है तो इन्फ्लेशन होता है, लोगों के भुखमरी की प्रॉब्लम होते हैं और लोग प्रोटेस्ट करने को बैठते हैं राजा के खिलाफ। आफ्टर स्पेंडिंग ऑफ आवर्स इन लॉन्ग क्यू एट द बेकरी, क्राउडेड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म इनटू द शॉप्स। कुछ विमेन्स डायरेक्ट शॉप में घुसती है ब्रेड लेने के लिए, और राजा अभी क्या करता है एक सेम टाइम में इधर विमेन्स वगैरह सब प्रोटेस्ट कर रहे, गरीब लोग प्रोटेस्ट कर रहे, यहाँ पे धरना देने बैठे हैं कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे। एट द सेम टाइम थर्ड पैरेलल एट द सेम टाइम राजा अपने आर्मी को बुलाता है। राजा प्रोटेस्ट, जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके सामने, उनके, है ना, अपोजिशन में आर्मी को भेजता है कि भाई इनको भगाओ, इनको मारने के लिए आर्मी भेजा राजा ने। जब राजा आर्मी भेजेगा तब लोग और गुस्सा हो जाएंगे कि हम पहले से ही भूखे, हमें प्रॉब्लम, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं राजा के खिलाफ कि भैया राजा जी हमें कुछ तो भी दो। राजा क्या दे रहा है, डंडा, राजा दे रहा है बंदूक की गोली, है ना, तो लोग और भड़केंगे। और जब ये लोग करेंगे, ऑन 14th ऑफ जुलाई द एजिटेड क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉयड द बस्टाइल। खतरनाक, अभी लोग भड़क गए कि भैया क्या कर रही है ना, हम तो अच्छे के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम तो हमारे राइट के लिए बैठे धरना देने के लिए कि भैया हमें कुछ अच्छा चाहिए, आपके पास से हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। यू आर अ किंग, यू आर गॉड, यू आर नॉट अ सर्वेंट, यू आर द किंग, रिस्पेक्टेड लॉर्ड, है ना, ऐसे बोलते थे लोग, माय डियर लॉर्ड, माय लॉर्ड, प्लीज सेव अस।
हम बैठे धरना देने के लिए कि हमें थोड़ा सा कुछ तो भी खाने को दो, प्राइजेस थोड़े कम करो। राजा क्या कर रहा है? दंडा मार रहा है। राजा दंडा मार रहा है, आर्मी को भेज रहा है, जाओ मारो भगाओ इनको। जब ये प्रॉब्लम्स होगा तब लोग अपनी मिलिट्री तैयार करेंगे, इसको बोलेंगे पीपल्स मिलिटिया। ठीक है, मैं ज़्यादा लिखने में ट्रस्ट नहीं करता हूँ, हिस्ट्री समझनी पड़ती है हिस्ट्री की तरह, समझे आप? हिस्ट्री हिस्ट्री की तरह समझनी पड़ती है आपको, ज्योग्राफी ज्योग्राफी की तरह पढ़ो। ज्योग्राफी में मैप्स आपको याद रखने पड़ते हैं। मैं आपको बताया था मैंने कल, इंडिया का मैप आपको ड्रॉ करते आना चाहिए लाइक दिस, विद इन 3-5 सेकेंड, 3 to 5 सेकेंड मैक्स, एक फटाफट। जब ये आपका लेवल आ जाएगा ना तब यू आर द बेस्ट। ठीक है, चलो। लोग अपनी मिलिट्री तैयार करते हैं खुद की, और अभी मिलिट्री तैयार, हथियार तो नहीं है लोगों के पास, वेपन्स ही नहीं है लोगों के पास, तो क्या करेंगे लोग बाजू में ही एक बस्टाइल का किला होता है। क्या होता है? बाजू में बस्टाइल का किला होता है। मैं आपको फोटो वगैरह है हमारे नोट्स में, बहुत बढ़िया नोट्स बनाए हैं, एक बार देख लेना। ठीक है, बाजू में ही बस्टाइल का किला होता है। वो किला एक जमाने में राजा का महल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? राजा का महल, बस्टाइल नाम का किला होता है। ये बस्टाइल का किला एक जमाने पे राजा का महल हुआ करता था। यही महल राजा ने अपना नया महल बना लिया, और इसीलिए ये जो बस्टाइल का किला है इसको जेल में इसको कन्वर्ट किया गया था, है ना। और इसमें थे कैदी, कितने थे? भले 7 ही कैदी थे, और इनका एक कमिश्नर भी था, है ना। कैदी को रखवाली करने के लिए जेलर बोला जाता है, एक कमिश्नर था। लोग भड़कते हैं, जब लोग भड़केंगे लोग अपनी मिलिट्री तैयार करेंगे, लोगों को वेपन चाहिए, वेपन। और हाँ, ये जो बस्टाइल है इसका 2 पर्पस थे, एक था जेल और दूसरा था वेपन्स रखने की जगह, है ना, वेपन्स रखने की जगह। इन द कंट्री साइड रिप्रेजेंटेटिव स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट लॉर्ड ऑफ द मैनर वेयर दे वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स थ्रू देयर हायर्ड गैंग्स। अभी समझो, ये जो बस्टाइल का किला है, फॉरगेट दिस लाइन, बस्टाइल का जो किला है, बस्टाइल का किला लोग अभी ढूंढने आम, है ना, वेपन्स कहाँ पे तलवार रखी है, कहाँ पे गन रखी है, बस ढूंढो। लोगों को पता है कि बस्टाइल में सब रखा है। लोग क्या करते हैं? बस्टाइल का किला तोड़ते हैं, इसके कमिश्नर को मारते हैं, इन 7 लोगों को फ्री करते हैं कि जाओ आज से आप आजाद हो। लोग खुद अपनी आर्मी बनाएंगे और ये करेंगे, इतना खतरनाक किला तोड़ेंगे बस्टाइल का कि इसकी एक ईंट भी अभी तक नहीं दिख रही है। इतना गंदा हालत किले का किया था उस टाइम, इतना खतरनाक, एक ईंट भी नहीं मिली राजा को। ईंट, एक ईंट उखाड़ के फेंक दी लोगों ने। इतना गुस्सा था लोगों का, इतना गुस्सा था राजा के प्रति। और यही लोग बस्टाइल के किले में घुस के इसको कमिश्नर को मार देंगे, 7 लोगों को रिहा कर देंगे, और ये जो बचेंगे जितने भी आर्म्स है सब लेके अपनी पीपल्स मिलिटिया तैयार करेंगे। अभी राजा को आ गया टेंशन, है ना। अभी देखो, एट द सेम टाइम यहाँ पे हो रहा है बस्टाइल में, और पूरे फ्रांस में अभी फैल गया कि भाई अब भी एक खतरनाक मूवमेंट चल रही है। लोग सब भड़के हुए हैं, सब लोग भड़के हुए हैं, सब लोगों के अंदर गुस्सा है। राजा ने स्टेट जनरल की मीटिंग की थी कि टैक्स बढ़ाएंगे, इसकी वजह से फर्स्ट स्टेट के कुछ लोगों के अंदर भी गुस्सा है, सेकंड स्टेट के कुछ लोगों के अंदर भी गुस्सा है, और थर्ड स्टेट तो पूरा गुस्से वाला ही हो गया। अभी देखो, कभी भी कोई भी मिडिल क्लास आदमी को, हमने देखा था राइज ऑफ मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास बन रहे, कोई भी मिडिल क्लास आदमी को अगर रिवॉल्यूशन करनी हो, कोई भी मिडिल क्लास आदमी को अगर मूवमेंट चलानी हो, तो उनको चाहिए एक अच्छा लीडर। क्या चाहिए? लीडर चाहिए। कौन सी भी मूवमेंट ले लो, इंडिया में जब फ्रीडम मिल रहा है, कंपेयर इट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, वहां पे एक किताब लिखी जाती है फिलोसोफर से, क्या है ना उसका नाम, द यूनाइटेड इटली, और यहाँ पे महात्मा गांधी लिखते हैं यूनाइटेड इंडिया, यूनाइटेड भारत। सेम है, हाँ ठीक है। आप थोड़ा सा कंपेयर करो वर्ल्ड हिस्ट्री विथ इंडियन हिस्ट्री। अभी देखो, इंडिया के नेशनल मूवमेंट में एक लीडर ही नहीं मिल रहा है अच्छा। महात्मा गांधी की एंट्री होती है और लोग उठ जाते हैं। महात्मा गांधी एक ही शब्द बोलते हैं, क्या? स्वराज्य, खत्म। डिमांड, लीडर मिल गया ना,
जब तक मिडिल क्लास को लीडर नहीं मिलता है तब तक मिडिल क्लास खुद की पावर समझता ही नहीं है क्या है। उसको ये लगता है कि यार हमें कोई तो भी मारेगा, हमारी फैमिली कोलैप्स हो जाएगी। और जब कोई लीडर मिलता है, महाराष्ट्र में मनोज जरांगे पाटिल, देयर इज अ मराठा आंदोलन, है ना, कितने सालों से चल रहा है मराठा आंदोलन फॉर रिजर्वेशन में बात करेंगे हम जब रिजर्वेशन का टॉपिक पढ़ेंगे तब। कितने खतरनाक एक एंट्री होती है मनोज जरांगे पाटिल, लीडर मिलता है, रिवॉल्यूशन उभर के आती है। कोई भी रिवॉल्यूशन देखो आप, कोई भी रिवॉल्यूशन लीडर मिलता है। और इन थर्ड स्टेट को लीडर मिलते हैं, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के कुछ लोग इनको करते हैं सपोर्ट के, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। आप समझ रहे हो क्या? फर्स्ट स्टेट के और सेकंड स्टेट के कुछ लोग थर्ड स्टेट को हेल्प करने की सोचते हैं, बोलते हैं कि थर्ड स्टेट आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब ये कहेंगे तब थर्ड स्टेट को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जब इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब ये रिवॉल्यूशन करने के लिए तैयार हो जाएंगे, राइट। जब ये रिवॉल्यूशन करने के तैयार हो जाएंगे तब अपने ही राजा के प्रति एक बड़ा विद्रोह करेंगे और जीत जाएंगे ये लड़ाई, और एक नई डेमोक्रेसी स्थापन होगी फ्रांस में, ठीक है। ड्यू टू द फियर, peasants in several districts attacked the castles of noble, looted the hoarded grain and burned down the documents containing records of manorial dues। हमने देखा था कि ये बस्टाइल का किला है ना, मुझे किला निकालने नहीं आता है, ऐसे कुछ तो भी निकाल रहा हूँ मैं। बस्टाइल का किला लोग तोड़ देते, इसी के आजू बाजू में कुछ गवर्नमेंट्स की बिल्डिंग होंगी, गवर्नमेंट्स बिल्डिंग्स ये लोग तोड़ते हैं। राजा ने किसी को लोन दिया है, उसके डॉक्यूमेंट्स है, उसको पे करना है लोन, पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स रखे थे सब गवर्नमेंट के ऑफिसेस जला देते हैं लोग, इतने भड़क जाते हैं जब पूरे जला देते हैं। ना बजेगी बास, क्या बोलते हैं, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, है ना, पूरे सबूत मिटा देंगे लोग। इतने खतरनाक पीजेंट्स, हर एक गांव में भी पीजेंट्स अपने जो नोबल्स है उन पे ऊपर अटैक करेंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना, किसी साहूकार ने लिए हुए डॉक्यूमेंट्स वो भी जला देंगे, पूरी खेती बीती सब जला देंगे। इतनी बड़ी रिवॉल्यूशन ये अभी फैल रही है कोरोना की तरह। दूसरा तीसरा हो गई रिवॉल्यूशन तैयार, ठीक है, समझो आप। सो कोरोना की तरह ये रिवॉल्यूशन बहुत तेजी से फैल रही है पूरे फ्रांस में, और पूरा फ्रांस अभी भड़क उठा है और इनको एक ही चाहिए, आज़ादी फ्रॉम द मोनार्की। लार्ज नंबर ऑफ नोबेल फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, मेनी माइग्रेटेड टू नेबरिंग कंट्रीज। इतना खतरनाक रिवॉल्यूशन करते हैं लोग, इतने भड़क जाते हैं कि लोग कि जो नोबल, जो साहूकार, जो बड़ा आदमी आज तक लोगों को स्लेव बना रहा था, जो आदमी आज तक लोगों को अपने जूता समझ रहा था, अपनी चप्पल समझ रहा था, अपने पैर की धूल समझ रहा था, जो आदमी लोगों के ऊपर अपना हुक्म जताता था, वही नोबल अपना दुम दबा के भागता है। कुछ नोबल तो देश छोड़ के परमानेंट माइग्रेट करते हैं, कुछ नोबल्स मारे जाते हैं और कुछ नोबल्स परमानेंट अपना धंधा बंद करते हैं, लोगों को माफ़ी मांगते, बोलते आज से मेरा बिजनेस सब बंद, जो मैंने आपका लूटा है सब मैं दे दूंगा आपको। इतने लोग खतरनाक बनते हैं। In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manor were on the way to destroy the rights of crops through their head gangs, है ना, ये हो रहा है। Louis XVI finally recognized the National Assembly and accept the Constitution, और at the same time Constitution बनता है फ्रांस का कि भाई Constitution बनेगा, और इसी Constitution पे जो Constitution मतलब क्या है, रूल्स, सेट ऑफ रूल्स आर देयर, कुछ रूल्स हम बनाएंगे। फाइनली लुइस 16 अपनी, है ना, जितने भी वेपन से नीचे रख देता है, हार मानता है, बोलता है कि भैया ये सब आपका जो जितना भी है ना खतरनाक आपका रूप है, प्लीज़ ये बंद करो, मैं हार चुका हूँ, आपको जो चाहिए मैं दूंगा, है ना। रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली, बोलता है कि नेशनल असेंबली को एक मैं उच्चतम दर्जा दूंगा, नेशनल असेंबली को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और नेशनल असेंबली, थर्ड स्टेट की नेशनल असेंबली जो भागी थी, भागी मतलब है ना, चली आई थी, उनको लगा कि हमारी इज्जत जा रही है तो चली आई, हमारे कोई सुन नहीं रहा है, वही थर्ड स्टेट की नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट करता है। और इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उस कॉन्स्टिट्यूशन को
लुईस 16 एक्सेप्ट करता है, बोलता है कि आज से एक कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नो? चलो नेक्स्ट। ऑन द 4th August 1789, on the 4th August 1789, France passed the law for abolishing the feudal system of obligation of taxes. 14th of July 1789 रिवॉल्यूशन हो रही है। 14th of July 1789 रिवॉल्यूशन टेक्स प्लेस। आफ्टर द रिवॉल्यूशन है बस्तिल का किला वगैरह टूटता है ना, राजा दबा के भागता है, राजा का शिप्स लोग उठा के यहाँ पे लेके आते हैं, राजा का किला डिस्ट्रॉय करने को रहता है, आर्मी को मारा, कितने आर्मी के लोग कितने मार देते हैं लोग, आर्मी भी डरती है राजा की। मतलब जितना मैं बता रहा हूँ ना वो 1% भी नहीं है। इमेजिन दैट सिचुएशन कितनी खतरनाक रही होगी, ठीक है। और जुलाई होता है, देन अगस्त महीना आता है ना, इसके पहले इसके बीच में क्या करता है राजा, हार मान लेता है। राजा क्या करता है, राजा बोलता है कि भाई आप जो कहेंगे वही होगा, नेशनल असेंबली को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सेप्ट करता हूँ और आज से वही कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होगा। और इसके बाद 4th August 1789 में क्या होता है, ये जो फ्यूडल सिस्टम था है ना, फ्यूडल सिस्टम मैं आपको आराम से बताऊंगा, ऊपर से मैंने आपको कल बताया था। ये जो फ्यूडल सिस्टम है, ये उस फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश कर दिया जाता है, मतलब वो लोगों की जो स्लेवरी है वो ऑटोमेटिकली एबोलिश हो गई। एंड जो ऑब्लिगेशन ऑफ टैक्सेस था है ना, ऑब्लिगेशन ऑफ टैक्सेस मतलब आपको इतना ही टैक्स पे करना है, उतना ही पे करना है, आप भले कितना कमाओ, आपकी जान चली जाए पर आपको टैक्स भरना ही है, ये जो ऑब्लिगेशन था ये भी खत्म होता है और लोग थोड़े से फ्री महसूस करते हैं, फ्री फील करते हैं। द मेंबर ऑफ क्लर्जी वेयर ऑल्सो फोर्स टू गिव अप द प्रिविलेजेस। वी आर द डिवाइन्स ऑफ गॉड, भगवान के आदमी हैं हम, है ना, हमसे टैक्स लेगा, अरे हम तो बहुत ऊपर की चीज है भैया, हमें कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। ये वाला जो उनका रुतबा था ना ये खत्म हो जाएगा। इतने भी जो क्लर्जी मेंबर थे ना, चर्च वाले पीपल, क्लर्जी मेंबर्स, इनका क्या होता है इनके जो प्रिविलेज था, फोर्स टू गिव अप, इनको फोर्स करते लोग कि भाई आज से आप कुछ नहीं हो, आप एक आम इंसान हो, यू आर अ मैंगो मैन इन दिस कंट्री, एवरीवन इज इक्वल। अभी नो स्टेट 1, नो स्टेट 2, नो स्टेट 3, नो क्लास 1, नो क्लास 2, नो क्लास 3, नो ब्राह्मण, नो क्षत्रिय, नो वैश्य, नो शूद्रा, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन। यही बात और इसी को कहते हैं इक्वालिटी, है ना। अभी देखो फ्रांस कैसे चेंज हो रहा है, फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी, है ना, फ्रॉम द हायरार्की ऑफ सोशल सिस्टम टूवर्ड्स द इक्वालिटी। ये हो रहा है सोशल चेंज इन द सोसाइटी इन द फ्रांस। द मेंबर्स ऑफ क्लर्जी वेर ऑल्सो फोर्स टू गिव अप their privilege. The tithes were abolished and land owned by the church were समझो, थिथेस एक टैक्स था ना जो चर्च ले रहा था पीजेंट से। दो प्रकार के टैक्स थे, चर्च को भी देना था, राजा को भी देना था। जो टैक्स चर्च को देना था वो एबोलिश किया जाता है। अभी लोगों को चर्च को अलग से टैक्स देने की जरूरत नहीं है, एक ही टैक्स पे करना है। एंड जो कोई चर्च ने लैंड ली थी, टैक्स न भरने की वजह से चर्च ले रहा था, हड़प रहा था, तो उनको वापस दी गई सबकी जमीन, लोग हो गए खुश। जब लोग खुश हो जाएंगे तब देश प्रगति करेगा, देश अपना डेवलपमेंट करेगा। सर इसके बाद लुईस का क्या हुआ, है ना, आप बोल सकते हैं इसके बाद लुईस का क्या हुआ? लुईस का कुछ नहीं हुआ, लुईस राजा ही रहा, पर राजा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, द किंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, द मोनार्की अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? मोनार्की अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? मोनार्की अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है राजा ही रहेगा, पर राजा नाम मात्र रहेगा, ओनली फॉर द ऑथोरिटी, है ना। राजा अपने मन की बात नहीं सुन सकता है। अभी राजा अभी मन की बात नहीं कर सकता है। राजा को मन की बात करने की सोची, राजा बोलता है रुको जरा, सब्र करो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, जो कॉन्स्टिट्यूशन की रूल के अगर खिलाफ हो तो राजा नहीं कर सकता है कुछ।
राजा अभी मन से टैक्स नहीं बढ़ा सकता है, पहले उसको कॉन्स्टिट्यूशन देखना है। राजा मन से ही किसी को प्रिविलेज नहीं दे सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन देखना है। राजा किसी को भी ये नहीं बोल सकता है कि आप स्कूल में नहीं जा सकते, आपको हेल्थ की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, पहले कॉन्स्टिट्यूशन देखना है। रूल के हिसाब से चलना है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है। चलेगा कौन? राजा। राजा नाम मात्र रहेगा, असली काम, असली वर्कआउट करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी कंसेप्ट को कहेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की विल बी देयर बट कॉन्स्टिट्यूशन विल इन पावर, दैट्स कॉल्ड एज constitutional monarchy. The National Assembly completed a draft of constitution in 1791. अभी 2 साल लगे 1791 में ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट है ये तैयार होता है, और द मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क। और इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट तैयार होता है, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार जो होता है 1791 में, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव मतलब इसका मेन पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस एक ही होता है, क्या? राजा की जो पावर है कुछ भी मन की बात करने की, इसको कंट्रोल करो। राजा को मन में आया कि आज से मैं बनाऊंगा टैक्स, स्टेट 3 के लिए 50% टैक्स। कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा चुप, मारूंगा, एक गरीब आदमी है उसे टैक्स लेगा। It limits the power of government. That's why constitution is very important, my dear friends. The power were now separated and assigned to the different institutions. The legislature, executive and judiciary were made France a constitutional monarchy. इस कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव अलग अलग ब्रांचेस बनाए जाते हैं। लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी जैसे हमारे देश में, एग्जीक्यूटिव क्या करेगी? वही लॉ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। राजा कुछ नहीं करेगा, राजा साइन करेगा खाली, खत्म। कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ करेगा। लेजिस्लेचर अलग बॉडी होगी, वो बॉडी क्या करेगी? रूल बनाएगी। कैसे बनाएगी? विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रूल जो बना वो रूल को अभी इम्प्लीमेंट करना है ना। लाड़की बहन योजना इज देयर इन महाराष्ट्र। लाड़की बहन योजना इज अ लॉ, जुडिशरी ने बनाया, हम इज नॉट अ लॉ, इट्स अ, है ना, योजना इज देयर, स्कीम इज देयर, जस्ट आई एम, ठीक है। चलो लॉ बनाएंगे। लॉ, द लॉ इज यू कैन नॉट ब्रेक दिस सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल, सिंपल लॉ इज देयर। ये लॉ बन गया, जुडिशरी ने बनाया। अभी एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? लॉ इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो ऑफिसर्स बैठे लॉ इंप्लीमेंट करने के लिए, लगाओ रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, जिसने तोड़ा उसको पनिशमेंट दो। और जब पनिशमेंट मिली तो जाएगा जुडिशरी के पास कि भैया आ जाओ, क्या गुनाह किया आपने, क्या क्राइम किया आपने, सही है नहीं सही है, पूरा चेक करेंगे। मतलब क्या है? इक्वालिटी आ गई, सबको समान हो सकता है, गलत भी हो सकता है एग्जीक्यूटिव, तो उस पर नजर रखने के लिए जुडिशरी है। ठीक है, एंड इट्स मेड द फ्रांस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। The Constitution of 1791 gave the power of making laws in the hands of National Assembly. पूरे नेशनल असेंबली के हाथ में आता है, which was indirectly elected. ये जो नेशनल असेंबली थी ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी। इनडायरेक्टली इलेक्शन मैं बोलूंगा आपको कैसे होते हैं। The National Assembly was elected by the group of electors which were chosen by active citizens. ये जो नेशनल असेंबली है इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ये एक्टिव सिटीजन्स ने चूज किए थे, है ना। एक्टिव सिटीजन ने इनको वोट किया था। एक्टिव सिटीजन मतलब क्या होता है हम देखेंगे एक बार। व्हाट इज कॉल्ड एक्टिव सिटीजन? एक्टिव सिटीजन का मतलब ये होता है दोस्तों, देख लो, द एक्टिव सिटीजन कंप्राइज ऑफ ओनली मैन नॉट वीमेन। यही तो प्रॉब्लम है ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है थोड़ा थोड़ा, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब बाद में बनता है, थोड़ा सा लेट बनता है, पर सैल्यूट टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब ग्रेट मैन वॉज, दैट्स व्हाई द सन, सूर्य। चलो ज्ञान सूर्य म्हणतात ना बाबासाहेबांना, ज्ञान सूर्य, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। एक पण असा पॉइंट नाही सोडला म्हणून, सगळे काय घेतले सगळे। चलो मेन अबाउट 25 years old,
है ना, जो आदमी आदमी है ना, पीके बोला आदमी हूं मैं मेंस विमेन्स वर नॉट अलाउड। 25 साल के ऊपर जो आदमी है और जो टैक्स पे करता है इक्वल टू 3 days ऑफ लेबर वेज। मतलब अगर कोई आदमी 100 रुपये कमा रहा है, कोई लेबर 3 दिन का होता है 300 रुपये। अगर कोई आदमी मैन 25 ईयर्स कंप्लीट है और अगर वो 300 रुपये टैक्स पे कर रहा है, मतलब 3 days का जो लेबर वेज है अगर उतना वो पे कर रहा है एज अ टैक्स, तो इसी को हक है एक्टिव सिटीजन बनने का, और इसी को कहेंगे एक्टिव, यही लोग वोट करेंगे नेशनल असेंबली को। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वेर चूज एज अ पैसिव सिटीजन हु हैड नो वोटिंग राइट्स। बाकी के लोगों को वोटिंग राइट नहीं था, खाली उतना ही ऐसे मेंस जो 25 ईयर कंप्लीट है और जो लोग है ना 3 days का जो लेबर वेज है एज अ टैक्स, इतना पैसा मिनिमम इतना पैसा टैक्स पे कर रहे हैं, इनको ही वोटिंग राइट था। ठीक है, ये था सब फ्रांस एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में पूरे चला रही थी नेशनल असेंबली। ये नेशनल असेंबली धीरे धीरे अभी देखो फ्रांस कैसे हो रहा है। अगेन फ्रांस विल विन द, जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा बनेगा ना, पहले लोगों को लगेगा कि नेपोलियन बस यही था जिसकी हम क्या कर रहे थे, जिसके बारे में सोच रहे थे, जिसका इंतजार कर रहे थे, आज तक कहा गए थे राजा नेपोलियन यू आर द ग्रेट किंग। और धीरे धीरे यही नेपोलियन को लगेगा अहम ब्रह्मास्मि, फ्रांस को कब्जे में करेगा, फ्रांस का लीडर बनेगा, फ्रांस का शासक बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एट दैट टाइम फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम कर रहा था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय इंडिया। थैंक यू सो मच।